स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ ड्रीम बिग क्लासेस। तो आज हमने डिस्कस करना है क्लास 7th का चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज, और इसमें हम सीखेंगे कि हम चीज़ों को कंपेयर कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, प्लस मैथमेटिक्स हमें कौन कौन से ऐसे मेथड प्रोवाइड करता है कि हम कंपेयरिंग करें क्वांटिटीज की, प्लस एफिशिएंटली भी करें और हमारा काम इजी भी हो। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें पता करना होगा कि कंपेयरिंग होती कैसे है, हम कंपेयर करते कि नहीं है, किन क्वांटिटीज को करते हैं। तो इसे डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ, हमारी रियल लाइफ एग्जांपल के साथ, ताकि आपको और अच्छे से समझ आए। तो इसके लिए मैंने आपके लिए नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ चीजें लिखी हुई हैं। तो इन आवर डेली लाइफ देयर आर मैनी ओकेजन्स व्हेन वी कंपेयर टू क्वांटिटीज। कि हमारी डेली लाइफ में भी जरूरी नहीं है कि हम जब सम करते हैं हम तभी कंपेयर करते हैं, हमारे डेली लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट होते हैं जब हम चीज़ों को कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बहुत ही रीसेंट केस है, अभी आप लोगों के एग्जाम्स खत्म हुए, तो जैसे ही आपकी शीट्स चेक होकर आपके पास आएंगी तो आपका माइंडसेट कैसा हो जाएगा, आप देखोगे मेरे मार्क्स इतने आए हैं, लेकिन साथ ही साथ आपका दिमाग ये भी चलेगा कि नहीं उसके कितने मार्क्स आए हैं, आपके फ्रेंड्स के कितने मार्क्स आए हैं, आपके कॉम्पिटिटर के मेनली उसके कितने मार्क्स आए हैं। तो आप कंपैरिजन करोगे, उसके 95 आए हैं, मेरे 96 आए हैं, चलो जी इसमें तो मेरा 1 मार्क बढ़ गया, लेकिन किसी सब्जेक्ट में आपके 78 आए हैं, उसके 88 आए हैं, हो गया ना फिर डिफरेंस। तो अब आपने कंपेयर कैसे किया, कंपेयर आप कैसे करोगे, उसकी हाईएस्ट में से अपने लोएस्ट मार्क रिड्यूस करोगे, यानी कि माइनस करोगे। तो 88 माइनस 78 10, यानी कि डिफरेंस आपने पता किया कि 10 मार्क्स का डिफरेंस था। कंपैरिजन से आपको पता चला कि 10 मार्क्स का डिफरेंस आया उसके इस सब्जेक्ट के मार्क्स और मेरे मार्क्स में। ठीक है, दूसरी हम कंपैरिजन कर सकते हैं, एक हमने अभी डिस्कस किया है कि आप डिफरेंस लेके या डिफरेंस पता करके कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को। दूसरा आप कैसे पता कर सकते हो, बाय डिवीजन ऑफ मैग्नीट्यूड्स। बाय डिवीजन ऑफ मैग्नीट्यूड्स मैंने ये दोनों पॉइंट्स लिखे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है बाय फाइंडिंग आउट द डिफरेंस ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स या डिवीजन ऑफ मैग्नीट्यूड्स। अब डिवीजन क्या होगा, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू जो भी उसकी है, जैसे 98, 78, 0, 5, 10 ये मैग्नीट्यूड है। डिवीजन हम कैसे करेंगे, जैसे हम करते हैं 5/4, 3/9, 1/2। ठीक है, तो हम दोनों क्वांटिटीज को डिवाइड करके देखेंगे कि एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के कितने टाइम्स है या फिर उसके कितने गुना है, उससे ज्यादा है या उससे कम पार्ट्स हैं। ठीक है, कंपैरिजन हम इन तरीकों से करते हैं, या डिफरेंस पता करके या डिवाइड करके। अब ये चैप्टर हमने क्यों पढ़ना है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, हमने और भी मेथड्स पता करने हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे चीजें कंपेयर करने के लिए। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, प्लस वो हम डेली लाइफ में भी 100% यूज कर सकते हैं। वो चीजें, वो मेथड्स कौन कौन से हैं, चलिए पता करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि वो कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जो हम यूज करेंगे कंपेरिजन के लिए। पहला है रेशो। बाय रेशो हम चीजें कंपेयर करते हैं, वो कैसे करते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड्स में अच्छे से पढ़ेंगे। सेकंड है कंपैरिजन ऑफ रेशोज। रेशो पता कर ली, देन रेशोज को कंपेयर कैसे करते हैं, तभी आप पता कर पाओगे कि मेरा इंक्रीज हुआ है वैल्यू या मेरी डिक्रीज हुई है वैल्यू किसी भी फैक्टर में। ठीक है, थर्ड है इक्विवेलेंट रेशोज। ये रेशोज के 3 पार्ट्स हैं। रेशो क्या होती है, कंपैरिजन उनका कैसे होता है, और फिर ये उसकी टाइप है इक्विवेलेंट रेशोज की, इसका मीनिंग क्या है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन, और लास्ट है यूनिटरी मेथड। ये 5 जो मेथड्स हैं वो हमने इस वीडियो में डिस्कस करने हैं, और जो बाकी के मेथड्स हैं वो हमने डिस्कस करने हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसके पार्ट 2 में। क्लियर है कि आज हमने क्या करना है। तो फर्स्ट है हमारा टॉपिक रेशो। अब रेशो क्या होती है, इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे। रेशो इज यूज्ड व्हेन वी हैव टू कंपेयर 2 क्वांटिटीज। रेशो कब यूज होती है, जब हमने 2 चीजें कंपेयर करनी है। अब 2 चीजें आपने ऐसी नहीं कोई उठा लेनी कि एक तरफ आप पेन ले रहे हो और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर ले रहे हो, इस तरह की नहीं, अब्रप्ट सिचुएशन नहीं लेनी कि जैसी एक क्वांटिटी है दूसरी उसी टाइप की होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल पेन का कंपैरिजन आप कर रहे हो, पेन का कंपैरिजन आप कैसे कर सकते हो, एक बॉल पेन ले लो, एक जेल पेन ले लो। पेन तो वो सेम, मतलब है तो वो पेन, लेकिन उसकी टाइप अलग अलग है, तब आप कंपेयर कर सकते हो कि बॉल पेन ये फैक्टर उसका अच्छा होता है और जेल पेन में ये क्वालिटी होती है, ये उसकी प्रॉपर्टी अच्छी होती है। चीजें सेम होनी चाहिए, टाइप उनकी और हो सकती है। इसे हम और अच्छे से समझते हैं। द रेशियो ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। अभी मैंने जो बोला कि चीजें सेम तरह की होनी चाहिए, ऑफ सेम काइंड एंड ऑफ सेम यूनिट। अब सेम काइंड तो आपको पता चल गया, ये हमने पेन वाली एग्जांपल ले ली। ठीक है, सेम यूनिट भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। सेम यूनिट मतलब जब हम सम सॉल्व करेंगे, सपोज आपको 2 डिस्टेंस कंपेयर करने को बोला है कि 5 किलोमीटर ज्यादा है या 5 मीटर। अब एक तरफ है 5 किलोमीटर जो कि बहुत लार्ज डिस्टेंस है, और दूसरी तरफ है 5 मीटर, तो इसे आप कैसे कंपेयर करोगे,
सबसे पहले आप इसे देखते ये बोल दोगे कि ये कंपेयर हो ही नहीं सकता क्योंकि यूनिट्स डिफरेंट है, नहीं हो सकता। लेकिन हम इसे कर देंगे कंपेयर, कैसे? बाय चेंजिंग देयर यूनिट्स। दोनों यूनिट्स तभी चेंज हो सकती हैं जब वो एक ही चीज की है। फॉर एग्जांपल डिस्टेंस की दोनों यूनिट है, डिस्टेंस की दोनों यूनिट है किलोमीटर और मीटर, ऐसे ही होता है, किलोमीटर भी होती है और मीटर भी होती है। चेंज करके हम उन्हें कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन एज इट इज हम उन्हें कंपेयर नहीं करेंगे। इसे अच्छे से समझेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल में जो मैंने आपके लिए स्लाइड पे नोट करके रखी है। यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखने वाली है, मैंने ये स्पेशल हाईलाइट करके रखी हुई है। टू कंपेयर टू क्वांटिटीज द यूनिट्स मस्ट बी सेम। सम सॉल्व करने के लिए हमें ये आपको चीज याद रखनी ही पड़ेगी कि रेशो में यूनिट्स जो हैं वो सेम होनी ही चाहिए। अगर नहीं है तो आप चेंज कर लो, जैसे किलोग्राम ग्राम है तो उन्हें या तो केजी में कर लो या ग्राम में कर लो, ठीक है, लेकिन चेंज करके ही उन्हें कंपेयर करना है। क्लियर है? नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, इसकी एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एग्जांपल मैंने आपके लिए कौन सी लिखी है? फाइंड द रेशो ऑफ 3 किलोमीटर टू 300 मीटर। 3 किलोमीटर की रेशो आपने पता करनी है 300 मीटर के साथ। अब रेशो होती क्या है, इसे हम लिखते कैसे हैं? फॉर एग्जाम्पल ये आपकी वैल्यू है 3 किलोमीटर, इसे हमने डिवाइड करना है 300 मीटर से, या फिर हम इसे और रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 किलोमीटर। ये रेशो का साइन है, जो मैंने कॉलन डाला है ना, ये होता है रेशो का साइन। मैं आपको यहाँ पे सेंटर पे लिख के दे देती हूँ। ये जो साइन है, ये जो कॉलन है, ये किसका साइन होता है? रेशो का। क्लियर है? हमने ये पता करनी है किसके बीच में? 3 किलोमीटर और 300 मीटर के बीच। अब एक तरफ किलोमीटर है, दूसरी तरफ मीटर है, दोनों यूनिट्स डिफरेंट है, कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। लेकिन हम इसे कर सकते हैं चेंज। क्यों? क्योंकि दोनों यूनिट्स जो है वो डिस्टेंस की है, तो यूनिट्स हमें चेंज करनी आती है, हमने सीखे हुए हैं ये रूल, ठीक है। तो यूनिट्स कैसे चेंज होंगी? या तो मीटर को किलोमीटर में कर दो या किलोमीटर को मीटर में। तो मैंने क्या किया है, किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज कर दिया। कैसे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विद 1000 मीटर। 3 into 1000 मीटर इज इक्वल टू 3000 मीटर। अब दोनों क्या आ गए? यहाँ पे भी 3000 मीटर, यहाँ पे भी 300 मीटर। मीटर मीटर सेम है, इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड कर दो। कैसे? 3000 अपॉन 300, 0 0 कैंसिल हो गए, 3 1 3 3 10 30। यहाँ पे हमारे पास आ गया 10 अपॉन 1, जिसे हम लिख सकते हैं 10:1। क्लियर है कि हमने रेशो में कैसे रिप्रेजेंट करना है और सॉल्व कैसे करना है? इस तरह हम दो नंबर्स को डिवाइड करके, जो कि सेम यूनिट के हैं प्लस सेम काइंड के हैं, उनकी रेशो फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, आई होप ये सम आपको क्लियर है, एग्जाम्पल क्लियर है आपको। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ रेशोज। कंपैरिजन ऑफ रेशोज सेकंड टॉपिक हमने किया था। कंपैरिजन ऑफ रेशो क्या होता है कि रेशो तो हमने पता कर ली कि क्या होती है, उसे उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, उसका सॉल्व कैसे करते हैं। हम उसे कंपेयर करना है कि कौन सी रेशो बड़ी है, कौन सी रेशो छोटी है। ये अब हमने कैसे पता करना है? इसके दो केसेस होते हैं। कंपैरिजन कैसे होगा? जब चीजें सेम है, इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। टू कंपेयर टू रेशोज दीज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शंस। रेशोज को कंपेयर करने के लिए सबसे पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने उन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है। एक एक स्टेप साथ ही एग्जांपल डिस्कस करते जाएंगे, उससे आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा। टू कंपेयर टू रेशोज दीज मस्ट बी कन्वर्टेड इनटू फ्रैक्शन। हमें रेशो दी हुई है 4:9, 5:9, 4:9, 5:9। फर्स्ट स्टेप क्या है? उन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। मैंने 4:9 को लिख लिया 4/9 और 5:9 को लिख लिया 5/9। देन सी सेकेंड स्टेप जो है, इफ द फ्रैक्शंस ऑब्टेन्ड हैव इक्वल डिनोमिनेटर्स और नॉट। फ्रैक्शन कन्वर्ट करने के बाद सेकेंड स्टेप है चेक करना है कि डिनोमिनेटर्स जो हैं वो उनके इक्वल हैं कि नहीं। अब ये स्टेप क्यों जरूरी है कि हमें डिनोमिनेटर्स इक्वल करने क्यों है? क्योंकि हमें कंपैरिजन के लिए कोई ना कोई चीज तो उनमें सेम रखनी है। अगर नहीं है तो हम इक्वल कर लेंगे, लेकिन अगर ऑलरेडी दिया हुआ है तो हमारे लिए यूजफुल है, क्योंकि कंपैरिजन हम तभी करेंगे जब दोनों जो रेशोज हैं, दोनों जो फ्रैक्शन है वो एक ही तरह की है, सेम काइंड की है। क्लियर? तो अब यहाँ पे हमने लिखा है कि हेयर द डिनोमिनेटर्स आर इक्वल, दोनों 9 9 है। तब हमने क्या करना है, जो मेन है, हमने न्यूमरेटर्स कंपेयर करने हैं। एक न्यूमरेटर है 4, दूसरा है 5। चेक करना है कि कौन सा बड़ा है। ऑब्वियसली 5 इज ग्रेटर देन 4, 5 4 से बड़ा होता है।
तो जिस फ्रैक्शन में 5 न्यूमरेटर है वो वाली फ्रैक्शन बड़ी हो जाएगी, दैट इज 5/9 इज लार्जर देन 4/9, कि 5/9 वाली जो फ्रैक्शन है वो 4/9 से बड़ी है। क्लियर है जी। अब पूछा था उन्होंने रेशो कौन सी बड़ी है, तो 5/9 को रेशो में चेंज कर दो, ये हमने लिख दिया 5:9 इज ग्रेटर देन 4:9। इजी। किया क्या है, फर्स्ट स्टेप फ्रैक्शन में चेंज किया है, देन देखा कि डिनोमिनेटर्स इक्वल है तो न्यूमरेटर्स कंपेयर कर दिए, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वो वाली फ्रैक्शन बड़ी है, इट मींस वो रेशो बड़ी है, जिसका छोटा है न्यूमरेटर वो फ्रैक्शन भी छोटी है और वो रेशो भी छोटी है। इजी। इसका एक और केस होता है, वो कौन सा होता है, जहां पे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते हैं, जहां पे डिनोमिनेटर्स इक्वल नहीं होते हैं उसके अलग स्टेप है, उसकी कंपैरिजन और मेथड से निकाली जाती है। ठीक है, तो वो हम कैसे करेंगे, फर्स्ट स्टेप है ऑब्टेन द गिवन रेशियोज एज फ्रैक्शन, ये हमें फ्रैक्शन में लिखनी है। सेकंड देखना है कि डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं कि नहीं। अब इक्वल नहीं है तो डिनोमिनेटर्स इक्वल करने का हमने ना एक रैशनल नंबर में मेथड सीखा था कि जब भी डिनोमिनेटर्स अनइक्वल हैं तो हम उन्हें कैसे इक्वल कर सकते हैं। याद है आप लोगों को कि वो क्या था, आई होप याद होगा। डिनोमिनेटर्स इक्वल करने का मेथड होता है उनका एलसीएम लेना। एलसीएम से क्या होता है, उनका एक कॉमन मल्टीपल हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो हमने एलसीएम लेके उनकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनानी है, देन कंपेयर करना है कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है कौन सा छोटा है, उसके अकॉर्डिंग हमारी जो रेशो है वो हम लार्जर या ग्रेटर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल लेते हैं तब आपको हर एक स्टेप क्लियर हो जाएगा। दो रेशोज हमारे पास दी हुई हैं 5:12, 3:8, इन्हें कंपेयर करना है। अब ये पहली वाली एग्जांपल से अलग है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, ना तो न्यूमरेटर सेम है अगर हम इन्हें फ्रैक्शन में लिखें, ना ही डिनोमिनेटर। तो करेंगे क्या, पहले इन्हें फ्रैक्शन में लिखेंगे, दैट इज 5/12 एंड 3/8, 5/12 और 3/8। नेक्स्ट क्या होगा, डिनोमिनेटर्स इक्वल करने पड़ेंगे क्योंकि अनइक्वल है, तो क्या होगा, एलसीएम लेंगे। 12 और 8 का एलसीएम कितना होता है, हम अभी कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 और 8 का एलसीएम 2 के टेबल पे जाएंगे पहले ये, ठीक है जी, देन 2 के लास्ट जा रहा है, उसके बाद आएगा 3, डन। 3 to the 6, 6 to the 12, 12 to the 24, आ गया एलसीएम 24। उसके बाद हमने क्या करना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनानी है। कैसे, एलसीएम जो है वो हमेशा डिनोमिनेटर में हम लिखते हैं, तो डिनोमिनेटर में हमें 24 मिल गया, ये मैं आपको साथ साथ एक बार कर ही देती हूँ सॉल्व। जैसे कि 5/12 है, इसका हमें जो रिजल्टेंट फ्रैक्शन है उसमें डिनोमिनेटर 24 मिल गया है। अब 12 को 24 बनाना है, किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, 2 से। अब डिनोमिनेटर में जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं। ये किसका रूल होता है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने का ये रूल होता है कि जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ गया 10/24। सिमिलरली 3/8 की जगह आ गया हमारे पास 9/24। अब डिनोमिनेटर्स इनके सेम हो गए, 24 कंपेयर हमने क्या करना है, न्यूमरेटर्स। न्यूमरेटर एक है 10 और दूसरा है 9, कौन सा बड़ा है, 10 की 9, ऑब्वियसली 10 इज लार्जर देन 9, तो क्या होगा, 10 वाली जो फ्रैक्शन है वो ग्रेटर होगी, दैट इज 10/24 इज ग्रेटर देन 9/24। और अगर इसे रेशो में लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं, 10 रेशो, सॉरी इसकी रेशो दी हुई है 5:12, 5:12 इज ग्रेटर देन 3:8। हम इस तरीके से अपना आंसर जो है वो खत्म कर सकते हैं, एंडिंग हम इस तरीके से लिख सकते हैं। इजी है कि अगर तो डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं तो उनके सीधा न्यूमरेटर्स कंपेयर कर दो, और अगर इक्वल नहीं है तो उनका पहले डिनोमिनेटर्स इक्वल करो बाय टेकिंग देयर एलसीएम, देन स्टेप हमारे सेम है। क्लियर, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कंपैरिजन ऑफ रेशियोज। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे हमने क्या डिस्कस करना है अब, इक्विवेलेंट रेशियोज। ये टर्म हमने अभी यूज किया लास्ट स्लाइड पे, वहां पे मैंने यूज किया था इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, और यहाँ पे क्या लिखा है, इक्विवेलेंट रेशियो। अब आप बोलोगे कि वहां पे फ्रैक्शन यूज किया था, यहाँ पे रेशियो है, तो आप सोचो कि रेशियो को हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं और फ्रैक्शन को रेशियो की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। क्लियर है। अब इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या है, इक्विवेलेंट वर्ड आया है इक्वल से, कि वो वाली रेशियोज जो इक्वल होती हैं उन्हें हम इक्विवेलेंट रेशियोज बोलते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि दो रेशियोज आप ऐसे ही ले लोगे 1:2, 1:2 ये इक्वल है, नहीं, इस तरह नहीं
रिप्रेजेंट करेंगे हम इन्हें, ये इनकी फॉर्म अलग रिप्रेजेंट होगी, लेकिन इनकी जो फाइनल वैल्यू होगी, जो इनकी लोएस्ट वैल्यू होगी, वो इक्वल होगी। चेक करते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेफिनेशन जो है वो क्या है, अ रेशियो ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक, रेशियो जो हमें मिली है, कैसे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से या तो मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो। किसी रेशियो के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर दो या फिर डिवाइड कर दो बाय द सेम नंबर इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंट रेशियो। कि जो लास्ट में तुम्हारे पास आंसर आया वो क्या होता है, इक्विवेलेंट रेशियो। एग्जाम्पल हमने लिखी है 6:4। इसकी हमने इक्विवेलेंट रेशियोज लिखनी है कि इसके बराबर कौन कौन सी रेशियोज हो सकती हैं। 6:4, ठीक है, कैसे करेंगे, एक ही नंबर से हमने मल्टीप्लाई भी करना है और एक ही नंबर से डिवाइड भी करना है। तो हम दो मेथड्स फॉलो कर सकते हैं। फर्स्ट ये जो है उसमें मैंने मल्टीप्लाई किया है कि मैंने 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है और 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई किया है। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 2 द 12, 4 2 द 8। देन एक और एग्जांपल ले लो, 6 को मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और 4 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। आंसर कितना आया, 18/12। 6 को मैंने 4 से कर दिया, देन 4 को फिर 4 से कर दिया, मेरे पास आया 24/16। अब आप बोलोगे कि एक तरफ है 6 4, दूसरी तरफ है 12 8, थर्ड है 18 12 और लास्ट है 24 16, ये इक्वल कैसे हैं? आया ना तुम्हारे को क्वेश्चन कि वैल्यू तो इनकी अलग अलग है, तो फिर ये इक्वल कैसे हैं? मैंने पहले भी बोला है कि इनकी लोएस्ट फॉर्म, इन्हें सिंप्लीफाई करके जो इनका आंसर आएगा वो सेम होगा, तब ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो इक्विवेलेंट रेशियोज नहीं है। कैसे पता चलेगा? 2 2 द 4, 2 3 द 6, यानी कि इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कितनी हुई, 3/2। 4 2 द 8, 4 3 द 12, इसकी भी सिंप्लीफाइड फॉर्म 3/2। 6 2 द 12, 6 3 द 18, 3/2। 4 4 द 16, 4 6 द 24, 2 2 द 4, 2 3 द 6, 3/2 3/2 3/2 3/2, है ना इक्वल। इट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। क्लियर है कि इक्विवेलेंट रेशियोज कैसे बनती हैं? नेक्स्ट, मल्टीप्लीकेशन से तो हमने बना ली, डिवीजन से कैसे बनती है? जैसे यहाँ पे हमने एक ही नंबर से मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे हमने एक ही नंबर से डिवाइड कर देना है। कैसे करेंगे? 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया, सिमिलरली 4 को भी 2 से डिवाइड किया। 6 डिवाइडेड बाई 2 3, 4 डिवाइडेड बाई 2 2। क्लियर है? इसकी वैल्यू 3/2 है, लेकिन अगर हम 6/4 को भी सॉल्व करें तो 2 2 द 4, 2 3 द 6, दोनों की वैल्यू सेम है, 3/2 3/2। इट मीन्स दीज आर इक्विवेलेंट रेशियोज। क्लियर है? अब एक लाइन मैंने यहाँ पे लिखी है, वो इंपॉर्टेंट है। नाउ इफ ए रेशो बी एंड सी रेशो डी आर टू इक्विवेलेंट रेशियोज, कि अगर दो रेशियोज हमें गिवन है, ए रेशो बी सी रेशो डी, तो हम उन्हें कैसे लिख सकते हैं? A/B इज इक्वल टू C/D। ए रेशो बी को, रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख ही सकते हैं, दैट इज A/B, और C रेशो डी को हम C/D में लिख सकते हैं। अब ये दोनों इक्वल हैं तो इनके बीच में इक्वल का साइन भी डाल सकते हैं, क्योंकि है ही इक्वल। हमने अभी इतना सारा प्रूफ किया, ये सारी कैलकुलेशन हमने यही प्रूफ किया कि ये दोनों इक्वल है। तो हम कैसे लिख सकते हैं दो इक्विवेलेंट रेशियोज को? A/B इक्वल्स टू C/D की फॉर्म में। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट करते हैं फिर आगे। नेक्स्ट है प्रोपोर्शन। पहले हमने किया रेशो, देन हमने किया उसका कंपैरिजन, देन हम आए इक्विवेलेंट रेशियोज पे कि वो इक्वल कैसे होती है। अब ये जो टर्म है प्रोपोर्शन, ये भी इन तीनों से ही रिलेटेड है, कुछ अलग नहीं है कि अलग ही मेथड आ गया है, अलग ही कोई टॉपिक है, नहीं, सारा ये इंटर रिलेटेड है। प्रोपोर्शन अब क्या होता है? जब भी दो रेशियोज हैं अलग अलग, A/B, C/D, इनकी जो सिंप्लीफाइड फॉर्म है, इनकी जो लोएस्ट फॉर्म है वो इक्वल होती है, तब हम कह सकते हैं कि ये रेशियोज जो है वो प्रोपोर्शन में है। ऐसे शायद ना क्लियर हो अगर मैं सिर्फ बोलूं, लेकिन हम इसे एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे तब पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं एक बार कि व्हेन टू रेशियोज आर इक्विवेलेंट देन द फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। कि जब दो रेशियोज इक्वल होती हैं, इक्विवेलेंट मतलब इक्वल होती हैं, यानी कि उनकी जो लोएस्ट वैल्यू है वो इक्वल है, देन दीज फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन, कि तब वो जो चार क्वांटिटीज होंगी। अब चार कौन सी क्वांटिटीज है? ये उन्होंने दो रेशियोज ली हैं, इसकी दो क्वांटिटीज और 4:8 की दो क्वांटिटीज, 2 + 2 4 क्वांटिटीज आ गई। क्लियर है? उसके बाद वो बोल रहे हैं कि अगर ये दोनों इक्विवेलेंट है, अब पहले तो हमें यही पता करने पड़ेगा कि ये इक्विवेलेंट है भी कि नहीं।
तो 1/2 तो और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन ये हो सकता है। तो इसे जब हमने सिंप्लीफाई किया तो 4 1 दा 4, 4 2 दा 8, ये भी 1/2 ऑलरेडी है ही था, तो इसका भी आंसर जो आया है 1/2 है। अब इनकी जो लोएस्ट फॉर्म है वो दोनों इक्वल है, इट मीन्स ये इक्विवेलेंट रेशियोज है। इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका कंसिक्वेंस क्या हुआ कि ये जो चारों वैल्यूज हैं 1 2 4 8 वो आपस में प्रोपोर्शन में है। क्लियर हुआ कि जब भी दो रेशियोज इक्विवेलेंट है तो वो चारों वैल्यूज जिनसे वो दो रेशियोज बनी है वो आपस में प्रोपोर्शन में होती हैं, और वो इक्विवेलेंट कब होंगी, जब उनकी लोएस्ट फॉर्म जो है वो इक्वल है। इजी है, कंफ्यूज होना नहीं है हमने, क्योंकि कंसेप्ट हमने सारे एक 1 by 1 विद एग्जांपल्स क्लियर कर लिए हैं। ठीक है, तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है ये, इसकी भी हम एग्जांपल्स करेंगे, क्योंकि ऐसे ही एक एग्जांपल से तो हम नहीं करने वाले, अच्छे से इसे समझेंगे। कंसिडर द टू रेशियोज 6:18 एंड 8:24। पूछ रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन है आपस में चारों क्वांटिटीज या नहीं। क्वेश्चन वही है कि चारों क्वांटिटीज प्रोपोर्शन में है कि नहीं। कैसे पता करेंगे, सबसे पहले इनकी लोएस्ट फॉर्म पता करनी पड़ेगी। अब उसका रीजन क्या है, क्योंकि प्रोपोर्शन होने के लिए दोनों रेशियोज इक्विवेलेंट होनी चाहिए, और इक्विवेलेंट के लिए क्या चाहिए, उनकी रेशियोज इक्वल होनी चाहिए, लोएस्ट फॉर्म। तो 6:18 को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 6:18 को पहली बात मैं 6/18 लिख सकती हूँ, और इसे सिंप्लीफाई करके मैंने लिख दिया 1/3। दूसरी रेशो क्या है 8:24, इसे मैंने लिखा 8/24, और इसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म कितनी होगी 1/3। 8 1 8, 8 3 24। अब ये दोनों जो हैं वो इक्वल है, इट मीन्स ये दोनों रेशियोज जो हैं वो इक्विवेलेंट है। अब अगर रेशियोज इक्विवेलेंट है मतलब चारों क्वांटिटीज जो है वो प्रोपोर्शन में है। इजी, तो हमने यहाँ पे लिखा है 6 18 8 24 इज अ प्रोपोर्शन। दूसरी एग्जांपल मैंने और दे रखी है यहाँ पे कि 40:70 इक्वल्स टू 200:350, कि ये जो है ये भी प्रोपोर्शन में है। अब ये प्रोपोर्शन में क्यों है, अभी आपने वीडियो पॉज करनी है, चेक करना है पहले कि ये इक्विवेलेंट है कि नहीं, तब आपको पता चलेगा कि ये प्रोपोर्शन में है चारों क्वांटिटीज या नहीं। ये आपने अभी सॉल्व करना है। क्लियर है, तो उससे आपको और पता चल जाएगा, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लास्ट हमने लिखा है कि वी कैन आल्सो राइट जब भी दो रेशियोज प्रोपोर्शन में होती हैं, फॉर एग्जांपल A/B और C/D जो है वो आपस में प्रोपोर्शन में है। अब रेशियो का हमने साइन दिया था एक कॉलन के साथ, प्रोपोर्शन का साइन होता है डबल कॉलन के साथ। ये जो साइन है, ये जो मैंने अभी स्क्वायर में लिखा है, ये प्रोपोर्शन का साइन होता है कि चारों क्वांटिटीज जो है वो आपस में प्रोपोर्शन में है। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हमने टॉपिक करना है यूनिटरी मेथड, जो कि हमारी आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है। अब वर्ड से ही हमने पहले समझना है, हम मोस्टली यही ट्राई करते हैं कि वर्ड से हमें आइडिया लग जाए कि इस सम में या इस मेथड में, इस प्रॉब्लम में हमने करना क्या है, किस रिलेटेड, कौन से टॉपिक से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यूनिटरी मेथड। अब यूनिटरी वर्ड में यूनिट वर्ड आ रहा है। यूनिट वर्ड तो हमने सभी ने सुना है, छोटी क्लासेस से सुनते आ रहे हैं। ठीक है, यूनिट का मीनिंग क्या होता है, 1। इट मीन्स इस मेथड में 1 से रिलेटेड हमने कुछ करना है। 1 जो है वो इस मेथड में खास है। अब वो कैसे खास है, डेफिनेशन पढ़ के हम क्लियर कर लेते हैं कि वो क्यों खास है। यूनिटरी मेथड इज अ मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। ये मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर रखा है क्योंकि इसमें यही खास है। यूनिटरी मेथड इज द मेथड इन विच वी फर्स्ट फाइंड द वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल फ्रॉम द वैल्यू ऑफ गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सपोज, डेफिनेशन हम पढ़ते रहेंगे लेकिन मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। आपने 15 पेन खरीदे, ठीक है, 15 पेन खरीदे आपने ₹150 के, 150 रुपीज में आपने 15 पेन खरीद लिए। अब आपने खरीदने हैं 10 और पेन, वैसे ही सेम प्राइस के, सेम मॉडल के, ठीक है, कोई उसमें चेंज नहीं होगा। पहले आपने खरीद लिए 15 पेन, ठीक है, और अब आपको कोई पूछ रहा है कि आपने 10 पेन और खरीदने हैं, तो आप कितने पैसे दोगे शॉपकीपर को, या आप कितने में वो आएंगे पेन। तो आपने तो खरीदे थे सीधा 15, ना ही आपने शॉपकीपर से पूछा कि सर एक पेन कितने का है या कितने का, आपने सिर्फ ये बोला कि मुझे 15 पेन दे दो, और उसने आपको बिल दिया 150 रुपीज का, आपने दे दिया। अब आपको वन पेन का तो प्राइस पता ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले उन 15 पेन की कॉस्ट में से एक पेन की कॉस्ट निकालोगे। 15 पेन जो आपने खरीदे थे और उसकी टोटल वैल्यू आपको पता थी ₹150, उसे यूज करके हमने पहले एक पेन की कॉस्ट निकालनी है, देन उस एक पेन की जो कॉस्ट आई उसे हमने यूज करना है टू फाइंड आउट कॉस्ट ऑफ 10 पेन्स।
क्लियर है कि हमने पहले एक पेन की पता करनी है, देन हमने जितनी भी हमारे रिक्वायर्ड क्वांटिटी है, जो भी हमारे रिक्वायर्ड नंबर है, उसकी वैल्यू पता करनी है। कैसे करेंगे, एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं, फिर अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उससे पहले ये फॉर्मूलाज है। वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल। अब वन आर्टिकल मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि यूनिटरी मेथड रिलेटेड टू यूनिट, यूनिट मतलब वन, कि वन आर्टिकल की हम वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जितनी हमारे पास गिवन नंबर ऑफ आर्टिकल्स की वैल्यू है। अब यहाँ पे आपको मैं एग्जांपल वही पेन वाली देती हूँ कि मैंने एक पेन की वैल्यू पता करनी है, वैल्यू ऑफ वन पेन। तो मैं कैसे पता करूंगी, पहले मेरे पास एक ही कंडीशन थी कि मैंने ₹150 खरीद मतलब दिए थे शॉपकीपर को कितने पेन लेने के लिए, 15 पेन। तो इस इंफॉर्मेशन को यूज करके मैं एक पेन की वैल्यू जो है वो निकाल सकती हूँ। क्यों, क्योंकि वन पेन की मैं वैल्यू कैसे निकालूंगी, टोटल क्वांटिटी जो थी, टोटल वैल्यू थी, उसे नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड करके। तो 15 डिवाइडेड बाय ₹150, 10, यानी कि एक पेन आया ₹10 का, ये आई है वैल्यू ₹10 किसकी, वैल्यू ऑफ वन पेन की। अब वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स कि जितने क्वेश्चन में हमें पूछे हैं वो तो हमें ऑलरेडी गिवन था। अब क्वेश्चन हमने करना क्यों है, सॉल्व क्यों करना है, ये उसकी डिमांड है, रिक्वायर्ड नंबर। तो यहाँ पे मैंने खरीदने कितने थे, 10 पेन्स खरीदनी है, तो उसकी मैं वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूंगी, वैल्यू ऑफ वन आर्टिकल, ये हमने अभी निकाली है ₹10 इंटू रिक्वायर्ड नंबर ऑफ आर्टिकल्स 10 ही है, ₹10 का पेन है और 10 ही मैंने खरीदने हैं, तो 10 इंटू 10 कितने हो गए, 100। कर ली हमने सॉल्व एक प्रॉब्लम कि पता थी वैल्यू हमें 15 पेन्स की, चाहिए थी हमें 10 की। कैसे हमने पता की, पहले एक की वैल्यू पता कर ली, देन उसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इजी। अब इसकी एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। The car that Sameer owns can go 150 किलोमीटर in 15 liters, कि 15 लीटर में जो कार है समीर की वो 150 किलोमीटर ट्रेवल करती है। How far can it go with 50 liters of petrol, कि वो 50 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर कर सकती है। तो हमें 150 के लिए दिया हुआ है, 150 किलोमीटर के लिए पेट्रोल दिया हुआ है, या 15 लीटर के लिए हमें डिस्टेंस दिया हुआ है। हमने पता किसके लिए करना है, 50 लीटर्स में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगी। तो सबसे पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि वो 1 लीटर पेट्रोल में कितना कवर कर रही है। ऐसे ही होगा क्योंकि आपको तो सिर्फ 15 लीटर के लिए पता है और 50 के लिए पता करना है, लेकिन चाहिए कितनी, पहले 1 लीटर की पता करनी पड़ेगी। तो वो कैसे करेंगे, 150 को 15 से डिवाइड करेंगे। क्लियर है, 150 को 15 से डिवाइड किया, वो किसकी वैल्यू आ गई, 1 लीटर की। जितनी पता करनी है उसे मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ, दैट इज 50 मल्टीप्लाइड बाय 150 अपॉन 50। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 150 अपॉन 15 इंटू 50, यहाँ पे आ गया 10, 50 इंटू 10 कितने हो गए, 500 किलोमीटर। इजी है। तो ये था हमारा यूनिटरी मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हमने जो इसका पार्ट 2 होगा उसमें हमने डिस्कस करना है कंपेयरिंग के लिए और जो मेथड यूज होते हैं, जैसे कि परसेंटेज। अब परसेंटेज भी सिर्फ उसका एक केस नहीं है, हम उसे अपने एग्जाम्स में भी अपने मार्क्स की परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। और हम कैसे करते हैं, कोई चीज़ आप बाय करते हो, आपको कभी कभी प्रॉफिट होता है कि जी किसी और ने तो ज़्यादा पैसों में खरीदी थी लेकिन मुझे कम में मिल गया, तो आई थिंक मेरा यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है। तो इस केसेस में भी प्रॉफिट यूज होता है, या आपको लॉस भी होता है। तो परसेंटेज की अलग अलग जो एप्लीकेशंस हैं वो सारी हमने डिस्कस करनी है नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज जो हमने 5 टॉपिक्स कवर किए हैं, रेशो, कंपैरिजन ऑफ रेशो, इक्विवेलेंट रेशोज, प्रोपोर्शन एंड यूनिटरी मेथड, ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है ना कि नहीं मुझे इसमें कुछ डाउट है, तो आप अपनी प्रॉब्लम कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हो, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही और वीडियो सीखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ड्रीम बिग क्लासेस को।